नमस्कार दोस्तों, विजयपथ एकेडमी के इस यूट्यूब सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए जो है पॉलिटी या हम इसे कहेंगे भारत की राज व्यवस्था और संविधान का पूरा जो है एक प्लेलिस्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो रहेगा वो तीसरा लेक्चर रहेगा। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो 15 तारीख को मतलब 15 जुलाई को और 17 जुलाई को डल गए हैं। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है थर्ड लेक्चर, और वो रहने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत। ये जो भी एक्ट रहेगा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ में जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए, 3 आए थे, वो भी हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, है ना। तो जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वो भी आज हम कवर करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स रहेंगे मेजरली। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके बाद हम इंडियन काउंसिल एक्ट्स पढ़ेंगे एंड देन हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, तो लंबा सेशन रहने वाला है, तो आप इसे पेशेंटली सुनिए। और बहुत सारे हमारे श्रोताओं का ये रिकमेंडेशन रहा है कि आप उसे हिंदी में भी करिए, तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि हिंदी में हम चीजों को ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका, जैसे कि हम पढ़ते हैं, बैकग्राउंड आपका मैं आपको बता देती हूँ क्या इसका बैकग्राउंड था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने इससे पहले क्या क्या चीजें देखी थी। रेगुलेशन एक्ट देखा था, कब का? 1773 का। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर सेशन में 5 मिनट पहले हम पहले की चीजों को रिवीजन कर लें। ठीक है, रेगुलेशन एक्ट था हमारा 1773 का। इसके बाद में हमारे चार्टर एक्ट्स आए थे। ठीक है, चार्टर एक्ट्स आए थे जो 1793 में आए थे, फिर 1813 में आए थे, फिर 1833 और फिर फाइनली 1853 में आए थे। 20-20 साल के गैप में आए थे। ठीक है, ये हम देखेंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम क्या देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने वाले हैं 1858 का। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत 3 काउंसिल एक्ट्स जो है वो आए थे। एक तो आया था 1861 का, इसके बाद में आया था 92 का एंड फिर फाइनली आया था 1909 का। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को भी हम कवर कर लें। ठीक, तो ये 3 आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक, शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताऊंगी जो आपको याद रखना है, और आपको बेसिकली ऑप्शंस आते हैं तो आपको याद रखते चलना है। ठीक है, तो देखिए इसका थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड को समझेंगे तो जो 1858 का समय था, है ना, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले 1857 की क्रांति आई थी। ठीक है, क्या हुआ था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। और इसी रिवॉल्ट के बाद में जो अंग्रेजी सरकार है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, कंपनी रूल को समाप्त कर देंगे। कंपनी रूल को समाप्त कर देंगे और इसके साथ ही साथ में पूरी तरीके से अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल जो है भारत में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। और इससे रिलेटेड अगर हम देखें प्रोविजन, क्या क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट के अंतर्गत जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि कंपनी रूल एंडेड, मतलब
जो कंपनी का शासन था वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। इसके साथ ही साथ में पावर जो था, है ना, पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन। इसका हिंदी में मतलब क्या है कि जो पावर थी वो अब स्थानांतरित हो चुकी थी अंग्रेजों के पास। अब सीधा जो कंट्रोल है हमारे भारत का वो ब्रिटिश क्राउन करेगी, या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद जो है अब भारत में नियंत्रण अपना स्थापित करेगी। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था कि अब गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल हैं वो क्या हो जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक सेकेंड रुको रुको, ये थोड़ा सा, ये ऑलरेडी हमसे 1833 में ये प्रोविजन आ चुका था, अभी ये चीज थोड़ी सी चेंज होगी, है ना। क्या होगा, ऑलरेडी गवर्नर जनरल बने हुए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब ये किस में बदल जाएंगे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल हैं हमारे भारत के वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो जाएंगे। एंड फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, भारत के पहले वॉइसरॉय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले वॉइसरॉय जो है वो भारत के कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। समझ में आया। पहला हमने देखा कंपनी रूल खत्म हो गया था। दूसरा हमने देखा कि पावर अब ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास, और अब जो भी भारत का नियंत्रण होगा वो अंग्रेज करेंगे या ब्रिटिश संसद करेगी। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था वो उसका नाम परिवर्तित करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया रख दिया गया, और पहले वॉइसरॉय जो है भारत के वो कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। समझ आया इतना। इसके बाद देखिए फोर्थ था, एक नए पद की रचना करी गई थी, एक न्यू पोस्ट बनाया गया था। ठीक है, न्यू पोस्ट, उसका नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक पर्सन थे, है ना, उनको एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पदवी पे नियुक्त किया गया था। ये एक नया पोस्ट बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट के अंतर्गत जितनी भी पावर थी भारत की वो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई थी, जो कहाँ रहते, लंदन में रहते। और ये क्या रहेंगे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर रहेंगे। क्या रहेंगे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर रहेंगे, और किसके प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, अकाउंटेबल टुवर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश संसद होती है उसी के प्रति इनका जवाबदेही रहेगा, और बाकी किसी के प्रति वो अकाउंटेबल नहीं रहेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रहेंगे वो अकाउंटेबल रहेंगे टुवर्ड्स ओनली एंड ओनली ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ में आया इतना। तो ये आपका फोर्थ प्रोविजन था। पांचवा प्रोविजन क्या था, एंडेड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आप इसे नोट करते चलिए, ये सभी आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है। मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको शॉर्ट फॉर्म में इसे प्रेजेंट कर सकूं। तो यहाँ पर देखिए डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को खत्म कर दिया गया था। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का मतलब क्या था कि दो बॉडीज हमारी बनी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बॉडी बनी थी एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी बनी थी। ये हमने पहले वाले सेशंस में देखा है कि दो बॉडीज बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, और इन दोनों बॉडी को क्या कर दिया गया था, अब निरस्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इसीलिए बोला गया है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये हमने देखा 5 प्रोविजन। इसके बाद देखिए लास्ट एक और हम देख लेते हैं, छठा प्रोविजन की creation of 15-member executive
काउंसिल, ठीक है। अब क्या हुआ, 15 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया जो वॉइसरॉय को हेल्प करेगा। वॉइसरॉय के हेल्प, वॉइसरॉयज हेल्प है ना, वॉइसरॉय के सहयोग के लिए 15 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहला, कंपनी रूल समाप्त हो गया, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, देखोगे आप इसको फिर। कंपनी रूल समाप्त हो गया, इसके साथ ही साथ में पावर जो है अंग्रेजों के हाथ में अब चली गई। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब क्या बन गए थे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे। पहले वॉइसरॉय कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग जी थे। इसके बाद एक नई पोस्ट का क्रिएशन होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रहेंगे ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य रहेंगे और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह रहेंगे या अकाउंटेबल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को खत्म कर दिया गया, जैसे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये जो बॉडीज थी इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और अब पावर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरीके से चले गए, कंपनी का शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसके साथ ही साथ 15 मेंबर की बॉडी बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बॉडी बनाई गई, ठीक है। तो ये आप इसको मत लिखिए, वॉइसरॉय के हेल्प के लिए बनाई गई थी, बट आप बस इतना याद रखिए कि 15 मेंबर की बॉडी बनाई गई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, एग्जीक्यूटिव समझते हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का मतलब होता है, लेजिस्लेचर हमारे हिंदी श्रोताओं के लिए जो नियम बनाने का काम करते हैं, लॉ मेकिंग, ये मैंने बार बार आपको बताया है, लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर का होता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, मतलब उस लॉ को ग्राउंड लेवल पर जमीनी तौर पर उतारने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है और लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाने का, ठीक है। तो मेरे को आप ये बताइए, ये पूरा आपको 1858 का जो एक्ट है वो आई थिंक से समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपको या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द वर्ड्स एंड एनी ऑफ द सेंटेंस, देन उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यही मेजर प्रोविजंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद देखिए 1858 का एक्ट यहाँ पे से खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट्स, ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट्स। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट्स हमारे 3 रहे, ठीक है। कितने रहे, 3 रहे। सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में, ठीक। इसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में, फिर फाइनली इंडियन काउंसिल एक्ट आता है आपका 1909 में। अब ये जो 1909 का एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको हम क्या बोल देते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी हम इसे कह देते हैं, ठीक है। तो जो मॉर्ले साहब थे हमारे, वो क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और हमारे मिंटो साहब क्या थे, वॉइसरॉय थे, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड मिंटो जो थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे और इन्हीं के नाम से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसे कहा जाता है 1909 का, ठीक। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक। तो देखिए ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट आपका आया था 1861 का, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें कही गई या क्या क्या प्रावधान थे वो हमको याद रखने हैं। सबसे पहले जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसको रीन्यू कर दिया गया, रिन्यू या रिवाइव कर दिया गया, आप इसे लिख सकते हैं रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या होता है, देखिए
अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया है कि 1833 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी और जो पावर है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चला गया था। लेकिन 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इसी पावर को फिर से ला लिया गया या उसको रिवाइव कर लिया गया या रिन्यू कर लिया गया। अब प्रोविंसेस के पास फिर से पावर वापस आ गई जो 1833 में उनसे छीन ली गई थी। तो वही लिखा है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिन्यू कर दिया गया, पहला प्रोविजन। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, नए नए लेजिस्लेचर्स बनाए गए, न्यू लेजिस्लेचर्स। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए इन कहां पर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बनाए गए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो था उसमें बनाया गया, पंजाब में बनाया गया और बंगाल में बनाया गया। ठीक है, तो इन प्रोविंसेस में, इन प्रांतों में हम कह सकते हैं नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को गठित किया गया, उनका गठन किया गया। ठीक है, तीसरा, इस एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, पोर्टफोलियो सिस्टम का गठन हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम के सबसे पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम कहां या किस एक्ट के अंतर्गत लाया गया था, तो आपको बताना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसको याद रखना है। अब आप पूछेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, तो देखिए आज जैसे हम देखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ना, मिसेस निर्मला सीतारमन जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, हमारे क्या बोल सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, इसी को ही कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो उस समय सबसे पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इसी एक्ट के अंतर्गत भारत में लाया गया था, ये हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसके बाद में फर्स्ट टाइम ordinances came into existence। ठीक है, सबसे पहली बार जो ऑर्डिनेंस है वो भारत में 1861 के काउंसिल एक्ट के अंतर्गत लाया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कोई नियम, हमको कोई लॉ बनाना है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले राज्यसभा या लोकसभा से पारित करवाते हैं, देन वो प्रेसिडेंट का उसमें साइन होता है और फिर वो नियम या लॉ बनता है। लेकिन ऑर्डिनेंस क्या होता है, कुछ स्पेशल केसेस के लिए होता है या आपातकाल या इमरजेंसी के लिए होता है, जब पार्लियामेंट गठित नहीं हो रही है या जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो आपको ये समझ आया होगा ऑर्डिनेंस। तो सबसे पहली बार ऑर्डिनेंस किस एक्ट के अंतर्गत लाया गया था, तो 1961 के काउंसिल एक्ट के अंतर्गत ऑर्डिनेंस का प्रावधान सबसे पहली बार आया था भारत में। ठीक, तो ये चार चीजें हैं जो हमको इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत याद रखनी है। कौन कौन सी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को वापस से रिवाइव किया गया, रिन्यू किया गया, इसके अंतर्गत नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। कहां पर बनाए गए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बनाया गया, पंजाब में बनाया गया और बंगाल में बनाया गया। इसके बाद सबसे पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ जो 1861 की एक्ट के अंतर्गत ही हुआ था, और फिर ऑर्डिनेंस का भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ जो 1861 के एक्ट के अंतर्गत ही हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें हमको समझने की जरूरत है 1861 के काउंसिल एक्ट के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम 1892 का एक्ट देखते हैं। ठीक, चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक, ये अब देखिए इसमें भी बहुत सारे प्रावधान थे, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपको इसमें सिर्फ दो प्रावधान याद रखने हैं। सबसे पहले, डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल मैटर वॉज अलाउड। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा कि आर्थिक मुद्दों पर अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो चर्चा कर सकती थी। पहले
फाइनेंशियल मैटर्स में डिस्कशंस या चर्चाएं जो हैं वो पूरी तरीके से निषेध थी, पूरी तरीके से उसको डिसअलाउ करके रखा हुआ था। लेकिन 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया उसके अंतर्गत आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जो है अब अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा देखिए, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहली बार इलेक्शन की प्रक्रिया यहां पर इंट्रोड्यूस करी गई। कहां पर? 1992 के काउंसिल एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली बार रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस की प्रक्रिया यहां पर यूज की गई, इलेक्शन की प्रक्रिया यूज की गई। लेकिन नो यूज ऑफ द वर्ड इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत, बल्कि नॉमिनेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? नॉमिनेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। इलेक्शन शब्द का प्रयोग यहां पर अभी भी नहीं हुआ था। लेकिन इलेक्शन कहीं ना कहीं स्टार्ट इसी एक्ट के अंतर्गत हो गए थे और उसको हम नॉमिनेशन बोल रहे थे, इलेक्शन नहीं बोल रहे थे। ठीक है, तो ये दो चीजें हमको याद रखनी है। सबसे पहले आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जो है अलाउ हो गई थी, और इसके साथ ही साथ इलेक्शन शब्द यूज नहीं किया गया था, पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस का शुरुआत यहां से हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ये हम देखेंगे। इसमें भी आपको दो ही चीजें याद रखनी है, बहुत सारी बाकी चीजें लक्ष्मीकांत में दी हुई है, अगर समय रहे तो उसको आप पढ़िए, लेकिन जो मैं लिखवा रही हूं वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बार धर्म के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट का गठन किया गया था। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। अब उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र जो है रहेगा, अलग से मुस्लिम कैंडिडेट जो होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे और सिर्फ मुस्लिम्स ही उनको जा करके वोट करेंगे। इसीलिए कहा गया है सेपरेट इलेक्टोरेट का सबसे पहली बार इंट्रोडक्शन जो है 1919 के एक्ट के अंतर्गत हुआ था। और यहां से ही कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। कम्युनलिज्म का मतलब धर्म के आधार पर अब पॉलिटिक्स होगी या राजनीति धर्म के आधार पर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार जो सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स के लिए वो 1909 के काउंसिल एक्ट के अंतर्गत लाया गया था। और ये भी हमको पता है कि इस एक्ट को हम और क्या बोल देते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बोल देते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो को क्या, अब इसका सेकंड प्रोविजन लिखिए, लॉर्ड मिंटो को हम और क्या कहते हैं? फादर ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने ही धर्म के आधार पर राजनीति की शुरुआत की थी। इन्हीं के कारण अलग से निर्वाचन क्षेत्र जो है मुस्लिमों को मिला था। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाता तो आज पाकिस्तान ही नहीं बनता। पाकिस्तान बनने की शुरुआत सेपरेट इलेक्टोरेट को प्रदान करने से ही हुई थी। ठीक है, तो आप इनको ब्लेम कर सकते हैं, ये पर्सन थे जिनके कारण आज हमारा जो भारत है वो दो हिस्सों में बट गया। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरा था, ऐसे लिखेंगे आप इसको, एंट्री ऑफ फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव, या ऐसे लिखिए वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका मतलब क्या कि पहली बार वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी भारतीय का प्रवेश हुआ था। क्या हुआ था? पहली बार किसी भारतीय का प्रवेश वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुआ था, या वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एक भारतीय भी कहीं ना कहीं मेंबर के रूप में आएगा। अब उनका नाम क्या था उन भारतीय का? सत्येंद्र
प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये किस पोस्ट में थे? लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर के पोस्ट में ये नियुक्त हुए थे। कहां पर? वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और ये पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय को इतना बड़ा पोस्ट या इतनी बड़ी पदवी मिली थी। एज अ लॉ मेंबर ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, ये वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने थे। समझ में आया? ये चीजें आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंतर्गत याद रखनी है। पहला, सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन हुआ मुस्लिम्स के लिए, जिससे कम्युनलिज्म का बिगिनिंग माना जाता है। अब कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, मतलब धर्म के आधार पर अब आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ में जो लॉर्ड मिंटो हैं, इनको हम फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ में थर्ड देखेंगे, इंडिया में या इंडियन व्यक्ति की एंट्री सबसे पहली बार वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में देखने को मिलती है। और ये इंडियन का नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उनका नाम था, जो किस पदवी में थे या किस पोस्ट में थे? लॉ मेंबर के पोस्ट में थे। एज अ लॉ मेंबर वो नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो हमको इतना याद रखना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंतर्गत। ठीक, चलिए अब हम अभी तक का हमने क्या क्या देखा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देख लिया। इसके बाद हमने तीनों काउंसिल एक्ट देख लिए, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लिए। सबसे पहले 1861 का एक्ट देखा, 1892 का एक्ट देखा, और फिर अभी 1909 का एक्ट हमने देखा। आगे है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ये एक्ट है। ठीक, इससे पहले हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हमने देखा। इसके बाद हमने इंडियन काउंसिल एक्ट देखे जो 3 आए थे, है ना। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसको और क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। एंड चेम्सफोर्ड कौन थे? हमारे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक, ये कहा जाता है, ये 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इससे रिलेटेड हमको इंपॉर्टेंट क्या देखने हैं? प्रोविजंस देखने हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हर प्रोविजन जो है एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट टाइम सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट। इसका मतलब क्या? कि सबसे पहली बार जो सेंट्रल लेवल पर और जो प्रांतीय लेवल पर बजट का सेपरेशन दिखाई दिया, मतलब सेंट्रल के लिए अलग बजट जो है वो एलोकेट किया गया और प्रोविंसेस या प्रांतों के लिए अलग बजट जो है वो एलोकेट किया गया। जैसे हमारा आज का होता है, आज का जो सिस्टम है कि सेंट्रल लेवल पर अलग बजट आता है और प्रोविंशियल लेवल पर या स्टेट लेवल पर अलग आता है। तो सबसे पहली बार इसकी शुरुआत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत करी गई थी। दूसरा, ठीक, पहला हो गया। दूसरा, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन सेंटर एंड प्रोविंसेस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सबसे पहली बार सेंटर में और प्रोविंस या प्रांतों में क्या हुआ? सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग जो है वो रखे गए। इसका मतलब सेंटर के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे, कुछ ऐसे एरियाज रहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो है वो लॉ बना पाएगा। इसके अलावा प्रोविंस के अलग ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रांत ही जो है नियम या लॉ बना पाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत भी प्रोविंसेस में 2 तरीके के सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, एक तो क्या था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, और दूसरा क्या था?
रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंसेस और सेंटर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स लाए गए और प्रोविंसेस के अंतर्गत भी दो तरीके के लिस्ट बनाए गए आपके, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट या ऐसे सब्जेक्ट्स जो ट्रांसफर्ड लिस्ट में थे और ऐसे सब्जेक्ट जो रिजर्व्ड लिस्ट में थे। तो इसके अंतर्गत क्या इसमें बेसिक डिफरेंस है, दोनों में हमको समझना पड़ेगा। तो रिजर्व लिस्ट में पूरा जो कंट्रोल होता था वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का होता था और जो भी फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार रहता था रिजर्व्ड लिस्ट में वो वॉइसरॉय का रहता था। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती थी उसका भी कहीं ना कहीं मत जो है वो मायने रखता था। तो इसमें वॉइसरॉय के साथ साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी सहमति अनिवार्य रहती थी। लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था इसमें वॉइसरॉय का डिसीजन मान्य रहता था। ठीक है, ये जो सिस्टम था वो कब आया, 1919 में आया और इसी सिस्टम को क्या कहा गया, इसी सिस्टम को कहा गया डायरकी, डायरकी इन प्रोविंस। ठीक है, डायरकी इन प्रोविंस। तो सबसे पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहली बार प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी कब इंट्रोड्यूस करी गई थी या कौन से एक्ट के अंतर्गत इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो आपको ये डायरकी समझ में आई। सबसे पहले सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर अलग अलग सब्जेक्ट्स रखे गए, फिर प्रोविंशियल के अंतर्गत दो सब्जेक्ट्स रखे गए, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड के अंतर्गत वॉइसरॉय और उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की मत या दोनों की ओपिनियन इंपॉर्टेंट थी, बट रिजर्व्ड में सिर्फ और सिर्फ वॉइसरॉय का ओपिनियन मैटर करता था। ठीक है, इसी को ही हम डायरकी इन प्रोविंस कहते हैं। ठीक, आगे समझ इतना। इसके बाद देखिए तीसरा है ना, तीसरा इसका प्रोविजन क्या था। यहाँ पे देखिए डायरकी इन प्रोविंस था, उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम क्या इंट्रोड्यूस किया गया, बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का हिंदी मतलब होता है द्विसदन। द्विसदन का मतलब आज हमारे संसद में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। उसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हुई थी, जिसमें सबसे पहली बार सेंट्रल लेवल पर बाईकैमरलिज्म या द्विसदन का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था। इसके अंतर्गत दो हाउसेस थे, कौन सा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आज का हम अपर हाउस जो है राज्यसभा को बोल देते हैं और लोअर हाउस जो है हम लोकसभा को बोल देते हैं। सबसे पहली बार इसका इंट्रोडक्शन 1919 के एक्ट के अंतर्गत आया था। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहली बार बाईकैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पर 1919 के एक्ट के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ प्रोविजन। ठीक, फोर्थ प्रोविजन क्या था, देयर वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। अब क्या हो रहा था, डायरेक्ट इलेक्शन की बात जो है करी जा रही थी। इसका मतलब अब सबसे पहली बार डायरेक्ट रूप से इलेक्शंस जो हैं वो उसकी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। इससे पहले जो भी इलेक्शंस हो रहे थे वो डायरेक्ट तौर पर नहीं हो रहे थे, इनडायरेक्ट तौर पर हो रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, उसके अंतर्गत ये प्रोविजन रहा कि अब क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो दो तीन चीजें आपको एकदम याद रखनी है। द्विसदन का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद में प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और तीसरा हमको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि डायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत आया था। ये तीन प्रोविजंस हमको इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखना है। इसके साथ देखिए एक नई पदवी या एक नए पोस्ट का गठन किया गया था जिसको हम कहते हैं हाई कमिश्नर। ठीक है, तो ये हाई कमिश्नर थे
और ये कहाँ पे थे? लंदन में थे, ठीक है। तो एक नए पोस्ट का गठन किया गया जिसको हम हाई कमिश्नर कहेंगे, और ये पोस्ट एक्चुअली में क्या करता था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके आधे काम को कहीं ना कहीं इनको दे दिया गया था, हाई कमिश्नर को दे दिया गया था, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काम रहता था, आधा वर्क या half of the work was given to high commissioner, ठीक। तो आधा जो काम था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आधा काम किसको दे दिया गया था? हाई कमिश्नर को दे दिया गया था जो लंदन में रहते थे, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इनका जो वर्कलोड है उस वर्कलोड को कम करना, ठीक है। तो 4 चीजें हमने देखी, 4 से 5 हमको वो याद रखनी है। इसके साथ 6th इनका ये प्रोविजन था कि इन्होंने इस एक्ट के अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया। किसका गठन किया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया। और ईयर आपको याद रखना है, ईयर हमारा 1926, ठीक है। तो ईयर हमको याद रखना है 1926। तो क्या क्या देखा हमने, क्विकली एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर बजट्स को सेपरेट कर दिया गया, पहला चीज। दूसरा चीज क्या था कि सबसे पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग अलग कर दिए गए। अब प्रांतीय लेवल पर भी उसके 2 विभाजन कर दिए गए, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। इसी को ही डायरकी कहा गया प्रांत के लेवल पर, ठीक है। इसके बाद ये द्विसदन का कॉन्सेप्ट या बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहीं पर सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। फिर डायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनली हाई कमीशन का पोस्ट बनाया गया इसी एक्ट के अंतर्गत, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया इसी एक्ट के अंतर्गत। तो आप एक देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट रहा, इसमें इतने सारी चीजों के बारे में चर्चा करी गई है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा, एक लास्ट हमारा प्रोविजन है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात करी गई, ठीक है। एक ऐसी बॉडी बनाने की बात करी गई जो एक्चुअली में जितने भी इसके फीचर्स हैं उसको 10 साल के बाद जाकर के इवैल्यूएट करेगी। तो ऐसी बॉडी बनाने की बात करी गई जो 10 साल के बाद इन सभी फीचर्स को क्या करेगी, फिर से देखेगी और अपने रिकमेंडेशंस जो है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को देगी। और ये किसके आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद में एक बॉडी बनाने की बात करी गई थी। और यही 10 साल के बाद में एक बॉडी बनती है साइमन कमीशन। तो जो साइमन कमीशन का गठन होता है, ठीक है, साइमन कमीशन का गठन होता है वो इसी एक्ट के अंतर्गत होता है, लेकिन ये जो है 1927 में होता है। मतलब होना इसको चाहिए था 1929 में, पर 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का गठन हो जाता है 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, ठीक है। तो वो तो खैर हमारा अलग मैटर है जो हम हिस्ट्री में डील करेंगे। बाकी इतनी सारी चीजें हैं जो आप 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और सबको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये सभी प्रोविजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक। इतना हमने देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश में है, बट मैं कोशिश करूंगी हमारे नेक्स्ट सेशन से जितना भी प्रेजेंटेशन हो वो बाइलिंगुअल हो, ताकि जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको कोई भी प्रकार की समस्या ना, ठीक। तो आज के लिए हम उसे इंग्लिश में देखेंगे, बाकी सेशंस में हम उसे बाइलिंगुअल रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो मैं थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाऊंगी और आपको ऑलरेडी नोट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको हम और क्या कहते हैं, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, क्या कहते हैं, एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसका मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से जो इंडिया में या भारत में प्रशासन करना, ये उसका उद्देश्य था, इसीलिए इसे एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो एक्ट था ये 1857 की क्रांति के बाद लाया गया था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया था, कंपनी रूल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था और पूरी पावर जो है ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गई थी। ठीक, ये बैकग्राउंड हो गया, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। मैं थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाऊंगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से अबॉलिशन हो गया, गवर्नर जनरल का टाइटल बदल गया और ये टाइटल अब क्या कहलाने लग गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले वाइसरॉय कौन थे ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, एक नई पदवी बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो एक बहुत पावरफुल ऑफिस था या बहुत पावरफुल पोस्ट के रूप में आप देख सकते हैं। इंडिया में 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, जो क्या करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहीं ना कहीं एडवाइस करेगा, अपनी जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो देगा, और ये इंडिया में रहेगी, ये जो काउंसिल रहेगी वो इंडिया में रहेगी। ठीक है, गवर्नर जनरल को जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स थे वो वापस मिल गए। ये 2-3 चीजें अगर आप ना भी पढ़ोगे देन इट इज कंप्लीटली फाइन। ऊपर के जो टॉपिक्स हैं या ऊपर के जो प्रोविजंस हैं वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए आर्मी अब किसके अंतर्गत आ गई, क्राउन के अंतर्गत आ गई। ये 3-4 प्रोविजंस आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो आप उसे नोट कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज वर नाउ टू सर्व द क्राउन एंड नॉट द कंपनी। तो अब जितने भी सिविल सेवा के अधिकारी रहेंगे वो कंपनी को जो है सर्व नहीं करेंगे या कंपनी के लिए कार्य नहीं करेंगे, वो अब क्राउन के लिए कार्य करेंगे। ठीक, ये हो गया। इतने ही आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें से देखने हैं, 1-2 चीजें आप इसमें देख लीजिए। देखिए फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, जो लास्ट गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्यरत थे। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले वाइसरॉय और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे, तो दोनों में आपको लॉर्ड कैनिंग का नाम मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए सबसे पहले कौन बने थे, लॉर्ड स्टैनली बने थे। इट इज नॉट मेंशन्ड इन लक्ष्मीकांत बट यू शुड राइट दिस कि लॉर्ड स्टैनली जो है सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे। ठीक, इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि कॉमन सी बात है कि ब्रिटिश राज चालू हो गया था, क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो स्टार्ट हो गया था, कंपनी का रूल खत्म हो गया था, ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया। सेंट्रलाइजेशन का तात्पर्य होता है कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के हाथ में सबसे ज्यादा पावर मिल जाना। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री रूल कहीं ना कहीं चालू हो गया था। ठीक है, और साथ में देखेंगे इसके कारण क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। अब जो है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट पूर्ण रूप से भारत में कंट्रोल करेगी और इससे ही कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है उसका डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा आगे। ठीक, इसके बाद देखिए आगे इसके लिमिटेशंस थे। इसके लिमिटेशंस क्या क्या थे, नो प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों के रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया था। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हो गया था पूरी तरीके से। वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडियंस के प्रति जवाबदेह नहीं थे या अकाउंटेबल नहीं थे, उनको जो मन करता था वो करते थे और भारतीयों के प्रति वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल या जवाबदेह नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट है क्विक रिवीजन के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिवॉल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई। इससे क्या हुआ, कंपनी रूल का फेलियर जो है अंग्रेजों को समझ में आया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, जिसके अंतर्गत आपको ये मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, इंडिया जो है वो ब्रिटिशों के अंतर्गत आ गया।
गवर्नर जनरल वाइसरॉय में बदल गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया पद बनाया गया और 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। इसके साथ में आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज सब जो है क्राउन के अंतर्गत आ गए और फिर फाइनली ब्रिटिश राज जो है वो शुरू हो गया, जो 1858 से 1947 तक चलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्रिस्प नोट्स आप जैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 1858 की स्लाइड देखी। इसके बाद हम जितने भी काउंसिल एक्ट्स हुए हमारे, उसका भी हम जल्दी से प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जितने हमारे काउंसिल एक्ट्स हुए हैं उसको भी हम क्विकली जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट्स, देखिए 3 इंडियन काउंसिल एक्ट्स हुए थे। कौन कौन से हुए थे? पहला हुआ था 1861 में, उसके बाद हुआ था 1892 में और फिर हुआ था 1919 में, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉर्ले जी जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो क्या थे? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक, तो ये तीनों जो है अलग अलग लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आपको ये याद रखना है कि 3 जो है इंडियन काउंसिल एक्ट हमारे देश में आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये जो है 1857 की क्रांति हुई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का। इसके बाद इसके की प्रोविजन या महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे? तो सबसे पहले जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे की, मद्रास की, वो सभी अब वापस मिल गई थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि जितनी भी प्रोविंसेस थी उसमें जो भी पावर थी वो पहले छीन ली गई थी 1833 के समय, लेकिन 1861 में ये जितने भी प्रावधान थे, जितने भी पावर्स थे, वो सभी जो है प्रोविंसेस को या प्रांतों को वापस दे दी गई थी। ठीक है, इसके साथ गवर्नर जनरल टू नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल्स, अब गवर्नर जनरल जो है भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में भी क्या कर पाएगा? नॉमिनेट कर पाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ में कौन कौन लोग पहली बार नॉमिनेट होते हैं? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को आपको याद रखना है बिकॉज इट इज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में ये ऑप्शंस दिया गया था, आपको ये याद रखना है। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इनको सबसे पहली बार एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, भारतीय नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ में सबसे पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम आया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जाती है। तो इतना ही था 1861 के एक्ट में। ठीक है, आगे देखिए 1892 का एक्ट। 1892 के एक्ट के अंतर्गत आपको सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखनी है। यहाँ पर बजट्स के लिए जो चर्चा थी, है ना, जो डिस्कशन था, वो अलाउ कर दिया गया था। मतलब जो आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है वो अब अलाउड था। पहले आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार भारतीयों को नहीं था, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत इसको अलाउ कर दिया गया था। और इसके साथ ही साथ में सबसे पहली बार इलेक्शन का प्रावधान भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन किस तरीके का इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था। कौन सा वर्ड यूज किया गया था? नॉमिनेशन। कौन सा वर्ड? नॉमिनेशन वर्ड जो है सबसे पहली बार यूज किया गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी आप याद ना भी रखें तो वो बन जाएगा, बस ये याद रख लेना। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में और इसके बाद ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आया। ठीक, इसके बाद देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके अंतर्गत देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया था, है ना, कांग्रेस प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा था। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रोविजन है। सबसे पहले हमको 2 चीजें इसमें याद रखनी है कि
सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिमों के लिए। मतलब अब मुस्लिमों के लिए अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट होंगे, मुस्लिमों के द्वारा वोट किया जाएगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट यहाँ पर 1909 के अंतर्गत आया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके साथ ही साथ में सबसे पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यता मिली थी, और पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका मतलब सत्येंद्र प्रसाद एक पहले भारतीय थे जिन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपनी सदस्यता ली। किस उसमें थे ये? लॉ मेंबर। ठीक है, तो लॉ मेंबर के रूप में ये जो है उस पद में शामिल हुए, एज ए लॉ मेंबर वो वहां पर रिक्रूट हुए थे। इसके साथ ही साथ इसका आप नॉर्मल सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है हमारा, इसमें आपको 3 इंडियन काउंसिल एक्ट देखने को मिलेंगे। पहले में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। दूसरा में देखेंगे बजट डिस्कशंस अलाउड हुए और इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ। तीसरे में हम देखेंगे कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान बनाया गया, डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, लेकिन ये बहुत लिमिटेड थे। इसके साथ ही साथ भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्यता प्राप्त हुई, जिसमें पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड कोई सी होगी तो यही होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 1861 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 1892 में इसको और ज्यादा बढ़ाया गया, और 1909 में भी इसको और ज्यादा बढ़ाया गया। ठीक, इंडियंस का पार्टिसिपेशन, यहाँ पर नॉमिनेट होते थे, इलेक्ट नहीं होते थे। इसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, और यहाँ पर इनका डायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन लिमिटेड था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। ठीक है, बजट में डिस्कशन यहाँ पर अलाउड नहीं था, यहाँ पर अलाउड था लेकिन वोटिंग अलाउड नहीं थी, और यहाँ पर वोटिंग अलाउड थी। ठीक, समझ आया? इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को 1909 में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबरशिप यहाँ पर नहीं था भारतीयों के लिए, यहाँ पर भी नहीं था, और यहाँ पर था, और सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो हैं वो अपॉइंट हुए थे वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक हो गया, बस इतना था। इसके अलावा हमने एक और चीज देखी है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ठीक है, ये हमने देखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का हमने देखा है, और इसके पूरे प्रावधान जो है वो हम अच्छे से उसकी चर्चा कर चुके हैं, तो उसका आप नोट्स बनाइए, और जो भी डाउट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज, विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक, आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।